बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अ, जैसे कि आप सबको मालूम है कि ज़कात के मसाइल के हवाले से ये एक सेशन चल रहा है, और ये इंशाल्लाह हमारा तकरीबन 10 बजे तक चलेगा सेशन। मैं कुछ चीज़ें आपको सामने रख दूंगा ताकि ज़कात को समझने में आसानी हो जाए, और उसके बाद क्वेश्चंस वगैरह लेकर फिर हम इसको कर लेंगे, ताकि हमारे पास एक समझ आ जाए कि ज़कात किन किन अशिया पर आती है और हमने ज़कात कैसे देनी है। पहली बात ये समझिए कि हमारे यहाँ उमूमी तौर पे लोगों का एक जहन ये बन चुका है कि ज़कात का ताल्लुक शायद रमज़ान के साथ है। ज़कात का ताल्लुक रमज़ान के साथ नहीं है। ज़कात का ताल्लुक आपके साहिब निसाब होने के साथ है, कि आप जिस तारीख को साहिब निसाब बने, जिस इस्लामी तारीख को आप साहिब निसाब बने हैं, उसके अगले साल आपने उसी तारीख को अपनी ज़कात की कैलकुलेशन करनी होती है। अगर आपके पास निसाब से जायद माल पड़ा हुआ होगा तो आप पे ज़कात आएगी, अगर उससे कम होगा तो आपके ऊपर ज़कात नहीं आएगी। लेकिन क्योंकि हमारे माशरे के अंदर उमूमी तौर पे एक ज़हन बन चुका है कि जी वो ज़कात को रमज़ान के साथ ही किया जाता है, इस वजह से ये सेशन किया जा रहा है। पहले तो ये कि हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ज़कात जो है वो साल के किसी भी महीने के साथ, किसी भी इस्लामी दिन के साथ उसका कैलकुलेशन हो सकती है। लाजमी नहीं है कि उसको सिर्फ रमज़ान के साथ ही किया जाए। पाकिस्तान के अंदर आमतौर पे जो बैंक्स हैं वो यकम रमज़ान को आपकी कैलकुलेशन करते हैं, तो फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर यकम रमज़ान ही की वो चल रहा होता है। हमारे माशरे के अंदर तीन किस्म के तबकात हैं। एक अगनिया है। अगनिया वो जिन पर ज़कात फ़र्ज है। नंबर दो सफ़ेद पोश लोग, इन पर ज़कात फ़र्ज नहीं, लेना भी जायज़ नहीं है। सफ़ेद पोश लोग वो लोग कि ना उनके ऊपर ज़कात होती है, ना ही वो ज़कात अदा जो है ना ही वो ज़कात ले सकते हैं। और तीसरे होते हैं फुकरा, जिसको ज़कात के मुस्तहिकीन कहा जाता है। एक कॉन्सेप्ट जो बहुत गलती पाई जाती है वो ये पाई जाती है कि बाज लोग इस तरह कहते हैं कि देखो जो ज़कात देता नहीं है वो ज़कात ले सकता है। ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि दो तबकात नहीं है, तीन तबकात हैं। कुछ लोग वो हैं जो गनी हैं, जो साहिब निसाब हैं, उनके ऊपर ज़कात आती है, उन्होंने ज़कात अदा करनी है, वो ज़कात वसूल नहीं कर सकते लेकिन ज़कात देंगे। और इसका बिल्कुल जो ऑपोजिट होता है वो है फुकरा, जिनके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं होती है, वो ज़कात वसूल कर सकते हैं। इनके दरमियान में एक तबका होता है कि जो ना जिस पर ना ज़कात फर्ज होती है लेकिन वो ज़कात वसूल भी नहीं कर सकता। वो हम इंशाल्लाह देखेंगे कि उसके लिए हमें क्या देखना पड़ता है कि ज़कात वसूल करने के हवाले से, तो ताकि ये जो मिसकंसेप्शन है इसको भी दूर किया जा सके। ज़कात अगनिया से लेकर फुकरा को दी जाती है, जबकि सफ़ेद पोश हजरात पर ज़कात फ़र्ज नहीं लेकिन लेने के अहल भी नहीं। इन तीन तबकों को मुमताज़ करने के लिए शरीयत ने अम्वाल ज़कात की मिल्कियत के एतबार से दो मेयार मुकर्रर किए हैं, जिन्हें निसाब कहा जाता है। अब इसी को हम देखते हैं कि जी अम्वाल ज़कात हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर हमने ज़कात कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, ये जो है, ये चार चीजें आपके सामने हम रखेंगे कि चार चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर आपने ज़कात कैलकुलेट करनी होती है। कोई भी बंदा होगा और दुनिया का किसी किस्म का भी माल होगा, जो भी माल आएगा, अगर अगर ज़कात की उसमें से होगा तो वो किसी ना किसी तरीके से इन चार के अंदर आ जाएगा जिसके ऊपर ज़कात आती है। हमारे पास क्या है? सोना, चाहे डली हो, ईंट हो या जेवर हो या बर्तन हो, सोना जो है, चाहे इस्तेमाल में हो या नहीं, खालिस हो या कुछ मिलावट शुदा हो, सोने पे हर हाल में ज़कात है। सोने में, सोना जिस किसी भी फॉर्म के अंदर होगा, आपने उसके ऊपर ज़कात को अपनी कैलकुलेशन करनी होगी। वो देखना होगा कि अगर निसाब से जायद बन रहा है तो आप ज़कात अदा करेंगे उसके अंदर जो है।
डली की फॉर्म के अंदर है, जेवर के अंदर है। बहुत से आजकल लोग ऐसे भी हैं, वो जेवर के ऊपर जक़ात नहीं निकालते। वो कहते हैं जी जो इस्तेमाल में जेवर होता है उसके ऊपर जक़ात नहीं देते। ये बात ठीक नहीं है। चाहे आपका जेवर इस्तेमाल में है या नहीं है, सोना किसी भी शक्ल के अंदर है, आपने उस पर जक़ात देनी ही देनी है। इसी तरह ही चांदी, चांदी भी किसी भी फॉर्म के अंदर है, डली की फॉर्म में, ईंट के उसमें से, जेवर की शक्ल में है, बर्तन की शक्ल में है, और वो चाहे खालिस है चाहे मिलावट शुदा है, उसके ऊपर भी जक़ात आती है। आपको पता है कि खालिस सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। खालिस सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, लेकिन उसको ढल वो नहीं किया जा सकता, उसको जेवर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। उसके अंदर मिलावट की जाती है, उसके अंदर मिलावट की जाती है, और उस मिलावट से फिर उसके ये कैरेट्स बनते हैं। आमतौर पे जो जेवर आपका बनता है ख्वातीन का, जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा होता है, ये 21 कैरेट का जेवर चल रहा होता है। अगरचे सुनार आपको 22 कैरेट का कह के बेच रहे होते हैं। 22 कैरेट, 24 कैरेट का खालिस होता है, फिर 22 कैरेट में मिलावट थोड़ी सी कम होगी, 21 कैरेट में थोड़ी सी और मिलावट ज्यादा होगी, और जो वाइट गोल्ड होता है वो 18 कैरेट का होता है। 18 कैरेट का वो पाकिस्तान में तो कम ही होता है, अमेरिका वगैरह के अंदर या उन जगहों के ऊपर वो ख्वातीन जो हैं 18 कैरेट का जेवर जो है उसमें से इस्तेमाल कर रही होती हैं। तो 24 कैरेट खालिस सोना होता है, बाकी मिलावट की उसमें से होता है। तो चाहे वो किसी भी फॉर्म के अंदर होगा, आपने उसको देखना होगा। तीसरी चीज होती है आपकी नकदी, चाहे बैंक में हो या अपने पास हो और किसी भी करेंसी की शक्ल में मौजूद हो। करेंसी जो होती है, नकदी जिसको आप कैश कहते हैं, कैश, वो भी क्या है, वो आपके जो है उसके ऊपर जक़ात हमें उसको भी वो करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी क्या है, अमवाले जक़ात में से है। कर्ज दी हुई हो और मिलने की उम्मीद हो, या सरमाया कारी कर रखी हो, आपने किसी जगह के ऊपर पैसे बैंक में आपने रखे हुए हैं, या आपने किसी को कर्ज दिया हुआ है और आपको उम्मीद है कि भाई मुझे क्या हो जाएगा, मुझे ये पैसे मुझे वापस मिल जाएंगे। इसी तरह ही आमतौर पे जो बॉन्ड्स होते हैं, लोग बॉन्ड्स ले लेते हैं, तो वो हुकूमत को कर्ज दिया हुआ होता है। बॉन्ड की हैसियत क्या होती है, हुकूमत हमसे कर्ज मांगती है। कुछ होते हैं जो अंदरूनी कर्जे होते हैं, कुछ होते हैं जो बैरूनी कर्जे होते हैं, हुकूमत को चाहिए होते हैं। हुकूमत जो हमसे जो वो लेती है वो अंदरूनी कर्जे के तौर पर होता है। ठीक है, तो उसके अंदर से क्या किया जाएगा, वो हुकूमत जो लेती है, तो हम हुकूमत को कर्जा देते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने 50,000 का अगर बॉन्ड खरीदा, तो अब क्या होगा, हुकूमत मेरी मकरूज है 50,000 की, तो मैं उस गोया उस 50,000 का मालिक हूं। तो मैंने उसको भी अपनी जक़ात के अंदर जब मैं कैलकुलेशन करूंगा, तो वो बॉन्ड्स को भी कैलकुलेशन की जाएगी। ठीक है ना, ये एक अलग मसला है कि बॉन्ड हलाल है या हराम है, ये एक अलग मसला है, मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा। ठीक है ना, हम आपको मना करते हैं कि जी बॉन्ड्स वगैरह ना खरीदे जाएं, जो है बॉन्ड्स वगैरह ना खरीदे जाएं, क्योंकि वो कर्जे के ऊपर एक वो होता है, तो वो मसाइल कुछ उसमें से एक और आ जाता है उसमें से। तो बॉन्ड्स वगैरह का मसला एक अलग है, लेकिन जो अगर आपने बॉन्ड खरीदा हुआ है, तो उसके ऊपर भी आपकी ज़कात आती है। ठीक है, वैसे तो हम मना करते हैं कि जी आप बॉन्ड वगैरह ना खरीदें आप जो है। तो ये भी माले ज़कात में से होगा। नंबर 4 आ गया माले तिजारत, ताजर की दुकान के तमाम सामान। ठीक है ना, माले तिजारत जो है, आपकी कोई भी दुकान है, आपके पास जो भी दुकान के अंदर जितना भी माल पड़ा हुआ है, वो अब आपका माले तिजारत है। उसके ऊपर आपने जो चीज, अच्छा अब माले तिजारत बनता कैसे है, जो चीज बेचने की नीयत से खरीदी थी और अब तक बेचने की नीयत बाकी हो। ठीक है, तो ये जो है ये क्या होगी, ये माल तिजारत जो है। अच्छा, अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी हम तो कोई दुकान शुकान तो हमारी है नहीं है, तो हम तो दुकान वगैरह नहीं करते। ये याद रखिएगा, इसके अंदर जितने भी आपके पास वो आ जाएंगे। आपके पास अगर आपने कोई खरीदा हुआ है, मिसाल के तौर पे आपके पास आपने प्लॉट खरीदा हुआ है बेचने की नीयत से, आपने कोई घर खरीदा है आगे बेचने के लिए, आपने कोई गाड़ी खरीदी है जिसको आपने बेचने के लिए आपने खरीदा है, तो वो भी आपकी माले तिजारत होती है। ज्यादातर लोगों के पास प्लॉट्स होते हैं जो खरीदते हैं, आगे सरमायाकारी के लिए करते हैं, खरीदते हैं और फिर उसको बेचते हैं, तो वो भी माले तिजारत कहलाते हैं। तो ये जो है, इसी तरह ही आप जो शेयर्स खरीदते हैं, किसी भी कंपनीज के जो शेयर होते हैं, वो भी आपके लिए क्या होता है, वो भी आपका माल तिजारत की वो होता है कि आप उसमें से, तो उसकी भी प्राइस की वो देखा जाता है कि उसकी वैल्यू क्या है, जो हम इस पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह, कि शेयर्स में हमें क्या करना पड़ता है
कि आप डिविडेंड के लिए खरीद रहे हैं, या आप जो हैं बाकायदा सिर्फ और सिर्फ जो है वो उसमें से, या आप उसको बेच कर उसी शेयर को खरीद के आप प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं। तो उसका एक मसला होता है। तो ये आपके पास चार चीजें होंगी, आप किसी भी फॉर्म के अंदर वो कर लेंगे। सोना है, चांदी है, नकदी है, माले तिजारत है। अच्छा, अगर माले तिजारत था, अगर आपने घर के इस्तेमाल के लिए रख लिया उसको, ठीक है, बेटे या दोस्त को हदिया में देना तय कर लिया, या वैसे ही फरोख्त की नीयत ना रही, अगर आपकी बेचने की नीयत नहीं रही। बहुत से लोग होते हैं प्लॉट खरीदते हैं कि इसको हम आगे बेच देंगे, लेकिन हुआ ये कि 6 महीने बाद नीयत बदल गई और कहा कि भाई ये जो है ना, मैं क्या करूंगा, ये बेटे को गिफ्ट कर देता हूँ प्लॉट जो है, या इसको मैं बाद में गिफ्ट कर दूंगा, बच्चे की शादी वगैरह होगी तो इसको मैं गिफ्ट कर दूंगा, बेचूंगा नहीं, मैं इसको एज अ गिफ्ट दे दूंगा। तो अब वो माले तिजारत नहीं रहेगा, उस पर ज़कात नहीं आएगी। लेकिन अगर आपकी नीयत यह है कि मैं इस प्लॉट को बेचकर बच्चे की शादी करूंगा, अगर आपके बेचने की नीयत है, तो फिर वो माले तिजारत बाकी है, उस पर आपने ज़कात अदा करनी है फिर जो है, वो हर साल उसकी आप वो देखेंगे उसमें से। ठीक है ना? तो ये इसमें से वो देखा जाएगा, ये जो है उसमें से बातें आगे चलेंगे। अभी फिर बहुत सी चीज़ों के आपके सवालों के जवाब इंशाल्लाह खुद ब खुद अभी होते जाएंगे जो है उसमें से। ठीक है, तो अभी मैं बहुत सी चीज़ें जब मैं बात करूंगा तो वो आपको क्या होगा, इंशाल्लाह बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी उसमें से। अच्छा जी, अब ये देख लें कि किसी के पास दर्ज झेल चार्ट में दी गई सूरतों में से किसी के मुताबिक माल हो, तो वो शरीयत की इस्तिलाह में गनी, साहिब निसाब या मालदार है, लिहाजा उस पर ज़कात व सदका फितर लाजिम है। मिसाल के तौर पे, अगर आपके पास सिर्फ सोना है, तीन चार चीजें मैंने आपको बताई हैं, आपके बताइए कि ये चार चीजें जो आपने कैलकुलेशन करनी होती है, चार चीजों के ऊपर, सोना, चांदी, नकदी और माले तिजारत। बहुत से लोग सवाल करते हैं और ये बात हो जाएगी, अच्छा जी हमारे पास 5 गाड़ियां पड़ी हुई हैं घर में, हम इस्तेमाल करते रहते हैं, तो क्या उस पर ज़कात आएगी? मेरे 2 घर हैं, क्या उस पर ज़कात आएगी? मैंने आपको कहा कि आपने बस चार चीज़ें देखनी है, ज़कात आपने जो देनी है, सोना, चांदी, नकदी और माले तिजारत। बाकी किसी चीज़ के ऊपर आपने ज़कात नहीं देनी है, सोना, चांदी, नकदी और माले तिजारत। अच्छा, अगर आपके पास सिर्फ सोना है, खाली सोना है, इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है, ना चांदी है आपके पास, ना आपके पास कैश है, ना आपके पास कोई माले तिजारत है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सोना है, जो कि बहुत मुश्किल है कि कोई ऐसा बंदा हो कि जिसके पास क्या हो, सिर्फ सोना हो और 1 रुपया भी ना हो उसके पास कैश के अंदर, फॉर्म के अंदर जो है, ऐसा होता नहीं है, कुछ ना कुछ मिक्सचर माल जरूर होता है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ सोना है, तो उसकी कितने पे ज़कात आती है? उसकी जो कम अज कम वजन या मालियत होती है वो 87.479 ग्राम, इसको कहा जाता है, 87.479 ग्राम। ठीक है ना? और यही 7.5 तोले जो बनता है, 87.479 ग्राम जो है, ये इसके अंदर से उसका वजन का हम एतबार करेंगे कि अगर आपका 7.5 तोले से ज्यादा अगर सोना मौजूद है, तो इसका मतलब है आप साहिब निसाब बन गए हैं। जिस दिन को आपके पास क्या आया था, 7.5 तोले सोना बन गया था और कुछ भी नहीं था, न नकदी थी, न ना माल तिजारत था, ना चांदी थी, कुछ नहीं था। तो जिस दिन, पहले दिन इस्लामिक डेट के ऊपर आपके ऊपर ये इतना आ गया था, तो हम कहेंगे कि आप मालदार हो चुके हैं। लेकिन ज़कात क्या के लिए आप क्या करेंगे, आप उसी अगले साल उसी डेट को अपने पास देखेंगे कि आपके पास कितना सोना पड़ा हुआ है। अगर 87.479 ग्राम से ज्यादा होगा, तो इसका मतलब है कि आपके पास पूरा साल माल रहा है, आप ज़कात अदा करेंगे। 87.479 ग्राम। ठीक है, और ये बन जाता है 7.5 तोले, जिसको कहा जाता है 7.5 तोले सोना जो है। अगर किसी के पास सिर्फ चांदी है, सोना नहीं है, सिर्फ चांदी है, अकेला माल है सिर्फ, तो चांदी का निसाब क्या है? 612.35 ग्राम। 612.35 ग्राम, जिसको हम 52.5 तोले चांदी कहते हैं। 52.5 तोले चांदी जो है, तो 612.35 ग्राम अगर आपके पास चांदी मौजूद है, तो अब आप हम कहेंगे कि भाई आप उसमें से वो हो गए हैं। ठीक है जी। तो अब क्या बन गया कि आप उस दिन आप अपने आप कैलकुलेशन कर लेंगे, मतलब आप अपने आप को साहिब निसाब कंसिडर कर लेंगे जक़ात के लिए, फिर आप अगले साल उसी इस्लामिक डेट को अपनी कैलकुलेशन करेंगे। तो ये था कि अकेला अगर वो था, जो कि होता बहुत कम है। हर बंदे के पास मिक्सचर माल मौजूद होता है, हम में से जितने भी लोग होते हैं उसके पास सोना भी होता है, चाहे चांदी होती है, या कैश साथ कुछ ना कुछ होता है।
थोड़ा बहुत उसमें से। तो अगर कोई दो अमवाले ज़कात, मसलन आपके पास सोना भी है और चांदी भी है, सोना भी है, जैसे देखा गया कि सोना भी है और चांदी भी है, मिसाल के तौर पे आपका 2 तोले सोना है और चांदी भी है। अब क्या करेंगे? चांदी आपके पास जो है, मिसाल के तौर पे 100 ग्राम चांदी है, या अब मैं कहता हूं जी आपके पास 20 तोले चांदी है, 20 तोले चांदी है और 2 तोले सोना है आपके पास। तो भाई 2 तोले तो अगर अकेला देखा जाता तो 2 तोले के ऊपर जक़ात नहीं आती है, कि 7.5 तोले होना चाहिए था। अगर चांदी को अकेला देखा जाए तो चांदी कितनी आ रही है आपके पास? 20 तोले चांदी आ रही है, वो तो 52.5 होती जो तब आप पे जाती। लेकिन जब मिक्सचर माल आता है तो उस सूरत में हम क्या करते हैं कि फिर हम सोने और चांदी के अंदर से जो जिसका निसाब कम बन रहा होता है फिर उसका एतबार किया जाता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि लिखा कोई से दो अमवाले ज़कात, मसलन सोना और चांदी है, तो हम अब चांदी का निसाब का एतबार करेंगे, यानी 612.35 ग्राम चांदी की कीमत का एतबार करेंगे। अब क्या होगा? अब कीमत का एतबार किया जाएगा कि अगर चांदी का निसाब की कीमत बन रही है, सोना आपके पास 2 तोले सोना पड़ा हुआ था, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी वो 4 लाख का सोना जो है, 4 लाख का सोना था एक एक तोला जो है, और 4 लाख का दूसरा तोला, तो 8 लाख तो ये हो गए। और 20 तोले आपके पास चांदी आ गई, समझे 2 लाख रुपया वो बन गया आपका। तो अब 10 लाख रुपया मैं कहूंगा कि जी 10 लाख आपके पास पड़ा हुआ है, तो आप 10 लाख के ऊपर जकात निकालेंगे जो 25,000 बन जाएगी। अगर ये मैं सिर्फ फर्जन आपको बता रहा हूँ कि जी जो रेट के हवाले से हम इसमें बात करेंगे इंशाल्लाह। अब चांदी की कीमत का एतबार किया जाएगा। कोई से तीन अमवाल आ जाते हैं, सोना नहीं है आपके पास, चांदी है, नकदी है, माल तिजारत, तब भी चांदी का एतबार करेंगे। अगर चारों किस्म के माल है आपके पास, सोना है, चांदी है, नकदी है, माल तिजारत, तो इनकी वैल्यू लगाई जाएगी, कीमत का एतबार किया जाएगा। और अगर 612.35 चांदी की ग्राम की कीमत बन रही है, यानी 52.5 तोले चांदी की कीमत से ज्यादा आपके पास निसाब मौजूद है, तो अब हम कहेंगे कि जी आप क्या बन चुके हैं, आपके ऊपर जक़ात आ जाएगी और इसमें से वो कर दिया जाएगा। तो इसको हम ये जो है कीमत का एतबार करते हुए, ठीक हो गया जी। अच्छा जी। अब उसमें से क्या हो गया? अब आते हैं जी दूसरी किस्म तबका जो है। एक बंदा वो था जिसपे हमने कहा कि जी जो सफेद पोश आदमी है, जिस पे जक़ात नहीं आती है। अच्छा, वो सफेद पोश के लिए ना आपको एक पांचवी चीज देखनी पड़ती है सफेद पोश के लिए। वो पांचवी चीज क्या होती है? सोना, चांदी, नकदी और माले तिजारत, और पांचवी चीज होती है, इसको जरूरत से जायद सामान कहा जाता है। जरूरत से जायद सामान। इस बात को लाजमी समझिएगा क्योंकि लोग इसमें बहुत गलती करते हैं कि ये क्या चीज जरूरत से जायद सामान की क्या वो होती है, और सफेद पोश इंसान कौन होता है। हमने एक आदमी को देखा, मैंने किसी आदमी की मैंने कैलकुलेशन की कि क्या इस पे ज़कात आती है या नहीं आती है। तो मैंने देखा उसके पास ना अगर तो मिसाल के तौर पे, अगर उसके पास सोना नहीं था, ठीक है ना, चांदी, अच्छा ये सोना थोड़ा सा था, बहुत थोड़ा सा, मिसाल के तौर पे आधा तोला सोना है, चांदी भी थोड़ी सी थी, नकदी भी थी, माल तिजारत भी थी, और जरूरत से जायद सामान। जरूरत से जायद सामान किसे कहा जाता है? जरूरत से जायद सामान का मतलब ये है कि जो आपका साल भर कभी माल इस्तेमाल नहीं होता। ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो आपके इस्तेमाल में नहीं आ रही होती हैं और आपकी मेन जरूरत भी नहीं होती हैं। इसकी आजकल एक आम सी मिसाल है, आपके घर में एलसीडी लगी हुई होती है। एलसीडी लगी हुई है 60-60 हजार की, 70-70 हजार की, 80-80 हजार की, 1-1 लाख की जो है एलसीडी लगी हुई होती है। तो उसकी मार्केट प्राइस हो सकता है, बाद लोग किस्तों पे खरीद लेते हैं, लेकिन किस्तें अदा कर चुके होते हैं, किस्तें उनकी वो हो चुकी होती हैं। अब हमने एक आदमी को देखा तो हमने कहा कि सोना, चांदी, नकदी और माले तिजारत, ठीक है, वो हमने देखी तो वो 52.5 तोले चांदी से ज्यादा नहीं बन रहा था। वो ज्यादा नहीं बन रहा था। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी 52.5 तोले चांदी की, इन सारी चीजों की मिला के, सोना, चांदी, नकदी और माले तिजारत को मिला के, मैं कहता हूँ जी मिसाल के तौर पे 5.5 लाख रुपया। मैं एक अंदाजन आपको कह रहा हूँ कि 5.5 लाख। जब हमने देखा सोना, चांदी, नकदी और माले तिजारत जब मिलाया, तो उस बंदे के पास मिसाल के तौर पे 5 लाख रुपए की चीजें बन रही थी। ये चार चीजें, सोना, चांदी, नकदी और माले तिजारत। तो हमने इस आदमी को ये कहा कि भाई तुम्हारे ऊपर जक़ात नहीं आती है। अच्छा, उस आदमी ने मुझसे कहा कि क्या मैं जक़ात वसूल कर सकता हूँ या नहीं वसूल कर सकता हूँ? मैं जक़ात दे दूंगा तो नहीं?
अब मैं पांचवी चीज देखता हूँ, और मैं देखता हूँ जरूरत से जायद सामान। तो मैंने कहा कि तुम्हारे घर में क्या क्या चीजें जो थी उसमें से जरूरत से जायद के अंदर से, मिसाल के तौर पे यही एलसीडी का ही मैंने पूछा, कि मैंने कहा एलसीडी है? कहता है जी एलसीडी है। मैंने कहा कि कितने की मार्केट में, तुम्हारा क्या ख्याल है कितने की बिक जाएगी? उसने कहा कि जी वो 50,000 की बिक जाएगी। 50,000 की बिक जाएगी, मैं अगर अभी बेचूं तो 50,000 की बिक जाती है। तो 5 लाख सोना चांदी नकदी और माल तिजारत की कीमत बन रही थी, और 50,000 उसके पास एक्स्ट्रा जो थे ये माल तिजारत की जरूरत से जायद सामान का आ रहा था। तो अब मैं इसको क्या कहूंगा? मैं कहूंगा देखो, तुम्हारे ऊपर जक़ात तो नहीं आती, तुम जक़ात तो अदा नहीं करोगे, लेकिन तुम जक़ात वसूल भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पास जरूरत से जायद सामान पड़ा हुआ है। ठीक है ना? जरूरत से जायद सामान पड़ा हुआ है। तो अब क्या है, तुम जक़ात वसूल नहीं कर सकते। तो हमने जब पांचों चीजों की कीमत मिलाई इस बंदे की, तो देखें 612.35 ग्राम उसकी कीमत बन गई उसके पास। सोना और जरूरत से जायद सामान उसके पास पड़ा हुआ था, चांदी और जरूरत से जायद सामान पड़ा हुआ था, मिला के इतना बन गया। या जरूरत से जायद सामान और कोई से दो अमवाल तिजारत थे, या पांचों किस्म की चीजें थी। तो अगर उसके पास 612.35 ग्राम के करीब उसकी कीमत बन जाती है, जो तकरीबन 5.5 लाख आज का मैं रेट देख रहा था, तो उस एतबार से तकरीबन 5.5 लाख रुपया जो है अंदाजन जो है, अगर वो बन जाता है, तो अब इस आदमी को आप जक़ात नहीं दे सकते हैं। ये बंदा जक़ात खुद देगा भी नहीं, क्योंकि चार चीजें के अंदर तो ये वो नहीं बन रहा था, ये तो मालदार नहीं था। मालदार नहीं था, क्योंकि मालदार होने के लिए हमने चार चीजें देखनी थी। तो ये मालदार नहीं था। लेकिन पांचवी चीज मिला के ये क्या बन गया, इसको हमने सफेद पोश करार दे दिया, कि हमने कहा कि ये सफेद पोश है। तो सोना चांदी नकदी माल तिजारत और जरूरत से जायद सामान की वजह से ये अब सफेद पोश वो बन जाएगा। तो इसकी हमारे पास क्या आ गई है ये, इतनी हमारे पास वो बन जाती है। अच्छा, अब आप अगला सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि जरूरत से जायद सामान से क्या मुराद क्या होती है? तो कहते हैं हर वो सामान जिसकी आमतौर पर जरूरत ना पड़ती हो। मसलन ऐसे बर्तन जो आमतौर पर इस्तेमाल ना होते हो, कभी साल में एक आध दफा जरूरत पड़ती हो, या ऐसा सामान जो पैक रखा हुआ है और इस्तेमाल ना किया जाता हो। घरों में बहुत सी चीजें, बाद लोगों के घरों में देग पड़ी हुई होती है। देग पड़ी हुई है, देगें अब देग कब इस्तेमाल होती है? वो जी कभी 2 सालों बाद इस्तेमाल हो जाएगी। या डिनर सेट्स पड़े हुए होते हैं, बहुत से ऐसे वो होते हैं जिसमें क्या है, वो डिनर सेट्स होते हैं जो पड़े रहते हैं और वो इस्तेमाल ही नहीं हो रहे, बिल्कुल साल भर भी नहीं उसमें से हो रहे। या ऐसा सामान जो पैक रखा हुआ हो और इस्तेमाल नहीं, जरूरत से जायद शुमार आता है। टीवी, वीसीआर वगैरह जैसी खराफात भी जरूरत से जायद शुमार होंगी। इन अशिया की मौजूदा हालत में तखमीनी कीमत फरोख्त लगाई जाएगी, मार्केट में कितने का ये बिक सकता है। ठीक है, तो उसमें से आप वो देखते हैं, वो आप उसमें से, फुकहा ने तो बहुत एक उसमें वो किया, उन्होंने कहा कि 3 जोड़ों से जायद भी क्या होता है, जरूरत से जायद होता है। 3 जोड़ों से जायद जो है, ताहम आजकल जो होती हैं, जो हमारी जरूरत में आमतौर पे चीजें इस्तेमाल हो जाती हैं, उसको हम कहते हैं कि भाई ये क्या है, जरूरत के अंदर वो आ जाएंगे, तो उसकी भी मार्केट प्राइस की, ये मार्केट में कितने की बिक सकती है। फुकारा शरीयत की इस्तिलाह में फुकारा ऐसे लोगों को कहते हैं जो मुतवस्सित तबके के बकदर भी माल ना रखते हो, यानी निसाब नंबर 2 की सूरत में भी दाखिल ना हो, ये लोग जक़ात लेने के मुस्तहिक हैं। ठीक है ना? तो ये उसमें से आ जाएगा। अच्छा जी। अब अगली बात जिसको हमने पहले भी बात की थी, कि जक़ात की तारीख। जक़ात में पहली बार कमरी साल की जिस तारीख को भी आप निसाब नंबर 1 के मालिक हो गए, वो तारीख आपके जक़ात के हिसाब की तारीख के तौर पर तय हो जाएगी। आपने अपनी एक जक़ात की तारीख मैंने बताया, आप अपनी एक डेट फिक्स करें कि जिसके ऊपर आपने कैलकुलेशन करनी होती है। ठीक है ना? हाँ, बच्ची के लिए जो जहेज रखा हुआ है वो भी जरूरत से जायद है। एक बच्ची बालिग है, उसका घर में आपने सामान लेके रखा हुआ है जी 8 लाख का, 10 लाख का जी। अब वो क्या है, वो जरूरत से जायद है, वो बच्ची के लिए, वो कहें जी शादी पे देंगे उसको, और बच्ची की मालिक है उसकी, तो वो उसकी जरूरत से जायद है अभी। पैक किया हुआ होता है ना, वो रखा हुआ होता है, तो वो जरूरत से जायद सामान की उसमें से होता है। तो ऐसी बच्ची को फिर जक़ात ना दी जाए, ऐसी बच्ची को जक़ात ना दी जाए, कि भाई उसका उसका जहेज का सामान जो है वो 5 लाख का, 6 लाख का तो जहेज का सामान रखा हुआ होता है घर के अंदर जो है, तो वो जरूरत से जायद है, वो तो जब शादी होगी उसके बाद वो इस्तेमाल में आएगा। जक़ात का हिसाब हर साल इसी तारीख को आप अपने माल का हिसाब करेंगे। अगर आपके पास निसाब के बकदर अमवाल ज़कात मौजूद हैं तो उन पर 2.5% ज़कात देना होगी। साल गुजरने का मतलब ऊपर जिक्र कदा तफसील से वाज़ेह है। नहीं, वो बच्ची ज़कात तो नहीं देगी, क्योंकि वो क्या है, चार चीज़ों पे ज़कात आती है।
चार चीजों पे आपने देखना है, सोना चांदी नकदी और माल तिजारत में। ये जरूरत से जायद सामान जो मैंने आपको बताया, ये जक़ात लेने के अंदर इसका हिसाब किया जाता है कि क्या जक़ात वसूल कर सकती है या नहीं कर सकती है, वो जक़ात लेने के अंदर है। साल गुजरने का मतलब ऊपर जिक्र का तफसील से वाज़ेह है कि हर माल पर साल गुजरना लाजिम नहीं, दरमियान में होने वाली कमी बेशी का कोई एतबार नहीं, साल मुकम्मल होने पर निसाब बाकी हो तो अदायगी लाजिम होगी वरना नहीं होगी। ये बात समझिएगा। ये साल गुजरने का मतलब क्या होता है? साल गुजरने का मतलब ये होता है कि आपने जिस डेट को अपने साहिब निसाब बन गए ना, आप अगले साल उसी डेट को अपने ये चार चीजों की कैलकुलेशन करेंगे, सोना चांदी नकदी और माले तिजारत की। ये चार चीजें, अगर आपके पास जो आम तौर पे जो हम कहते हैं 52.5 तोले चांदी से आपके पास ज्यादा माल पड़ा हुआ है, तो हम ये समझेंगे कि गोया ये माल आपके पास पूरे साल पड़ा रहा। इसमें बहुत से लोग गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जी ठीक है, पिछले साल तो मेरे पास जो था ना, मिसाल के तौर पे जी 10 लाख रुपया था, ठीक है ना, 10 लाख रुपया था। लेकिन अब क्या हुआ है कि अभी आज मैंने कैलकुलेट किया, मिसाल के तौर पे आज मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ अपनी, और आज मैंने देखा जी मेरे पास 20 लाख रुपया हो गए आज के दिन, इसी डेट को, इस्लामिक डेट को। तो कहते हैं जी ये 20 लाख, 10 लाख तो मुझे कल मिला था, इस पे तो साल नहीं गुजरा, साल तो 10 लाख पे गुजरा है। नहीं भाई, आपकी जो जो भी माल आपका अब क्या होगा, आपके अकाउंट के अंदर जो आपकी मिल्कियत के अंदर जो भी माल पड़ा हुआ होगा, इन चार चीजों के अंदर से सोना चांदी नकदी और माले तिजारत के साथ, चाहे आपको वो अब एक दिन पहले ही क्यों नहीं मिला है। मिसाल के तौर पे मेरा कोई प्लॉट था, मैंने क्या किया, कल बेच दिया, मुझे 10 लाख उसके मिल गए प्लॉट के, और 10 लाख मेरे पास वैसे पड़े हुए थे, तो अब आज मैं जो जक़ात कैलकुलेशन करूंगा मैं 20 लाख पे कैलकुलेशन करूंगा, मैं 10 लाख पे कैलकुलेशन नहीं करूंगा। लोग इसमें क्या करते हैं, लोग कहते हैं नहीं जी क्योंकि इस पे साल नहीं गुजरा तो मैं तो 10 लाख पे दूंगा। ये रनिंग फाइनेंस होती है, माल आ रहा होता है जा रहा होता है। जैसे आपके बैंक्स क्या करते हैं, बैंक्स ये काम करेंगे कि आपके यकम रमजान को आपके अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ होगा, बैंक कहेगा कि भाई आपके अकाउंट में ये पैसा पड़ा हुआ है, तो आपको उतने पे ज़कात अदा कर दी जाएगी। वॉइस देखिए, आवाज कट रही है या वॉइस ठीक है? आवाज सही है? ठीक है। ठीक हो गया, तो ये उसमें से वो आ जाएगा। तो इसको हमने देखना है। ठीक हो गया। आपने इस चीज को बेबाकी इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करते हैं कि इसमें से क्या वो आता है उसमें से। अच्छा जी, जक़ात की तारीख का एतबार। अच्छा, तमलीक मालिक बनाना जरूरी होता है। जक़ात का क्या मतलब है कि मालिक, तमलीक का क्या मतलब होता है, ये जो कहा जाता है कि जी जक़ात में किसी मुस्तहिक को मालिक बनाना जरूरी है, खाली किसी नेक काम, मस्जिद की तामीर गरीबों की दावत वगैरह पर खर्च करने से जक़ात अदा नहीं होगी। ठीक है ना, आपने मस्जिद की तामीर में लगा दिया, आपने हॉस्पिटल की तामीर में लगा दिया, तो आप कह रहे हैं अच्छा आपने क्या कर लिया, कोई मशीन लेके दे दी है, अल्ट्रासाउंड की मशीन अस्पताल को लेके दे दी है कि चलो जी इससे ज़कात अदा हो जाएगी, इसमें ज़कात अदा नहीं होगी। ज़कात के लिए तमलीक ज़रूरी होती है। इसी तरह ही बाज लोग क्या करते हैं आजकल, होगा ये, बहुत से लोग मुझसे अभी भी, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, कोई साहब आए थे, वो यही काम करना चाह रहे थे कि जी गरीबों को खाना खिलाने के हवाले से कि जी हम जक़ात के अंदर क्या करेंगे कि इफ्तारी वगैरह खिलाएंगे उनको, और इस तरह हमारी जक़ात हम अदा कर दिया करेंगे, रोजाना हम जो है ना गरीबों को खाना खिला दिया करेंगे तो जक़ात अदा हो जाएगी। तो मैंने उनसे यही अर्ज किया कि देखें जक़ात के अंदर तमलीक जरूरी है। ये जो हम खाना खिलाते हैं ये असल में इबाहत होती है, ये खाना मुबाह होता है। अच्छा, तो जब आपने किसी के लिए अगर खाना मुबाह किया है तो तमलीक नहीं होगी, तो ज़कात अदा नहीं होगी। हाँ, अगर आप स्टायरोफोम, जैसे आजकल वो बिरयानी के पैकेट्स बने हुए होते हैं, अगर आपने बिरयानी ली है, मिसाल के तौर पे 200 रुपए का वो पैकेट है बिरयानी, और आप किसी गरीब को जिसको ज़कात लगती है उसको आप मालिक बना देते हैं उसका वो 200 रुपए का, तो तब ज़कात अदा हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसको खाना खिलाते हैं अपनी प्लेटों के अंदर, और किसी जगह के ऊपर दस्तरखान बिछा के अपनी प्लेटें रखी हुई हैं और उसको वहां पे बिरयानी खिला देते हैं, तो इस तरीके से आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। आप उसको मालिक बनाएं, वो मालिक बन जाए, वो चाहे ले जाए किसी जगह के ऊपर भी, किसी को भी दे दे, तो तब ज़कात अदा होती है। तो इसलिए तमलीक बहुत ज़रूरी है।
अगर आपकी तमलीक नहीं होगी तो ये ज़कात जो है अदा नहीं होती है। आजकल इसमें भी बहुत से इदारे भी और बहुत सी जगहों पे गड़बड़ ये है कि वो फी सबीलिल्लाह के उसके अंदर, फी सबीलिल्लाह का वो कहते हैं कि जी फी सबीलिल्लाह के अंदर हम अस्पताल के ऊपर भी क्या लगा देंगे, ज़कात लगा सकते हैं जी, फी सबीलिल्लाह के मखरज उसमें से वो हो जाता है जी, मसरफ है जी फी सबीलिल्लाह जो है उसमें से। भाई जो अल्लाह ताला ने निसाब बयान जो बताए हैं, मसारिफ बयान किए हैं, उस वहां से क्या है कि उसके लिए तो आप एहतियात के पहलू पे अमल करें। तो तमलीक जो है उसमें से, इसलिए तमलीक जरूरी होती है। ज़कात की तारीख का एतबार कमरी साल से होगा। ठीक है जी, अवेलेबल होगी इंशाल्लाह। ज़कात की तारीख का एतबार कमरी साल से होगा। अगर किसी को तारीख याद ना हो, जो अक्सर होता है हमारे साथ, अक्सर लोगों को ज़कात की तारीख याद नहीं होती है, तो गौर व फिक्र करके कोई कमरी तारीख मुकर्रर कर ली जाए। आइंदा उसके मुताबिक हिसाब होगा। बाकी हिसाब करने के बाद जब सोच अदायगी शमसी तारीख में करना जायज़ है, लेकिन आप ज़कात जो अदा कर मतलब कैलकुलेशन करेंगे वो कमरी एतबार से करेंगे, ये आप जहन में रखें, जो कि अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता। इसलिए हम फिर लोगों को क्या कहते हैं, हम कहते हैं यार आप एक डेट क्या करो, फिक्स कर लो। आप बेशक यकम रमजान ही फिक्स कर लो, लेकिन फिक्स करो। ठीक है ना। अच्छा, बाद लोग क्या करते हैं, कहते हैं जी रमजान का पूरा महीना हमारा क्या है, बस वो है रमजान का पूरा। भाई ये बात नहीं है। आपने एक कमरी तारीख फिक्स करनी है, और वो कमरी तारीख क्या हो सकती है, चाहे आप यकम रमजान फिक्स करें, चाहे आप 10 रमजान करें, चाहे आप 20 रमजान करें, चाहे आप 15 रमजान करें, लेकिन आप एक कमरी तारीख जो है फिक्स करें और उसी के ऊपर अपनी कैलकुलेशंस किया करें। ठीक है ना। तो उसमें से तो वो अगर ये आपको करेंगे, कीमत फरोख्त का एतबार है। अच्छा जी, ज़कात में कीमत फरोख्त का एतबार होता है, यानी जिस कीमत पर आपका बेचने का इरादा है और उमूमन उस पर बिक भी जाती है, तो कीमत फरोख्त का एतबार होता है। एक होता है कीमत खरीद, एक होता है कीमत फरोख्त, जिसको आप रिटेल प्राइस कहते हैं। रिटेल प्राइस, मैं जब मार्केट से कोई चीज़ खरीदता हूँ तो मैं सस्ती खरीदता हूँ ना, जैसे आम दुकानों के अंदर से चीज़ें खरीदूंगा। मैंने मिसाल के तौर पे, मेरा जी किताबों की दुकान है, मेरी किताबों की दुकान है, तो मैंने जो किताब खरीदी हुई है, जो मेरे पास जो मैंने माल खरीदा हुआ है, वो हो सकता है कि मेरे जो मैंने खरीदा हुआ है वो 10 लाख का खरीदा हुआ है माल, जो है पैसे मैंने अदा किए हुए हैं 10 लाख का। लेकिन मैं उस पर अपना जो प्रॉफिट रख के जो मैं बेचूंगा, तो मुझे तकरीबन 15 लाख या 20 लाख रुपया प्रॉफिट का चांस है कि मुझे 20 लाख प्रॉफिट, यानी 20 लाख कि ये सारा का सारा माल बिक जाएगा। तो मैं जक़ात कीमत खरीद पे नहीं वो करूंगा कि 10 लाख पे जक़ात अदा करूंगा। मैं जो जिस जिस चीज के ऊपर मेरा वो माल बिक सकता है, तो मैं उसका हिसाब लगाऊंगा। और वो क्या होगा, कीमत फरोख्त कि मार्केट की क्या वो होगी। कीमत फरोख्त का मतलब ये है ना, मैंने बताया ना, जो दुकान के अंदर उसने तो होलसेलर से खरीदी हुई है कोई भी चीज, जो है उसको सस्ती पड़ी हुई है, जो रिटेलर है मार्केट के अंदर, जो बंदा बैठा हुआ दुकान के अंदर, जो बंदा बैठा हुआ है, लेकिन वो चीज महंगी बिकेगी ना, उसकी चीज तो महंगी बिकेगी उसकी, तो वो कीमत फरोख्त का एतबार करेगा, उस पे से जक़ात अदा करनी होती है। ठीक हो गया जी, एक चीज ये हो गई है माल तिजारत। अच्छा, हर वो चीज जो आगे बेचने की नीयत से खरीदी हो, जक़ात की अदायगी के दिन ये नीयत बरकरार हो। अच्छा जी, अब आते हैं जी हमारे पास जदीद तिजारत के जो अहकाम होते हैं। ठीक है ना। तो उसमें से अब क्या होता है कि अब किन किन चीज़ों के ऊपर आपकी ज़कात, खासतौर पे जो फैक्ट्री ओनर्स होते हैं, या और घरों के अंदर काम कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बना रहे होते हैं, फिनिश गुड्स होती हैं, उसमें वर्क इन प्रोसेस होता है, रॉ मटेरियल पड़ा हुआ होता है, तो बहुत सी चीजें आपके पास मौजूद होती हैं। तो जक़ात की क्या तरतीब क्या की जाती है उसके अंदर जो है। ठीक है, क्योंकि वो भी आपका माल तिजारत होता है ना, माल तिजारत है, रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, वर्क इन प्रोसेस पड़ा हुआ है, फिनिश गुड्स हैं, तो वो उसमें से। अच्छा जी, अब हमसे लोग पूछते भी हैं कि जी हमारी हमारी फैक्ट्री है जी, उसमें 10 करोड़ की मशीनरी पड़ी हुई है, 10 करोड़ की मशीनरी है जिसपे हम काम करते हैं। तो याद रखो, सनती अमल के लिए इस्तेमाल होने वाली जो मशीनरी है उस पर जक़ात नहीं होती है। चाहे वो 10 करोड़ की मशीनरी पड़ी हुई है, वो आपके क्या नहीं है। हाँ, मशीनरी अगर आप खरीदते और उसको आगे बेचने की नीयत से आपकी मशीनरी होती, और खुद उस पर काम ना करते, और सिर्फ जैसे बाहर लोग होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सप्लायर का काम करते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर वो जो मशीन बेच रहे होंगे उस पर जक़ात है। लेकिन जो आप अपनी फैक्ट्री में मशीन लगाते हैं, जिसपे आप काम कर रहे हैं, उसके ऊपर जक़ात नहीं है। अच्छा, खाम माल, रॉ मटेरियल, मिसाल के तौर पे मैं क्या करता हूं, मैं धागा खरीदता हूं और मैं कपड़ा बनाता हूं। मेरी क्या है,
कि मैं उसके अंदर से मैं धागा मैंने खरीदा हुआ है, धागा मैंने खरीदा हुआ है और मैंने कलर्स खरीदे हुए हैं जो धागे के लिए उसको लगाने के लिए उसमें से, तो वो मेरा रॉ मटेरियल जो पड़ा हुआ होगा उसकी कीमतें फरोख्त के ऊपर, कि अभी अगर मैं क्या करूंगा, क्योंकि खाम माल मार्केट में नहीं बिकता, लेकिन कीमत खरीद ही को कीमतें फरोख्त समझा जाए, कीमतें खरीद ही को। अब मसला ये है कि आप कहते हैं कि जी ये तो बिकेगा ही नहीं, मैं अगर मार्केट में बेचना चाहूंगा तो नहीं बिकेगा। तो आप बस वो इस मामले में आप क्या कर सकते हैं कि आप ये कर सकते हैं कि आपने वो जो धागा खरीदा था, जितने का खरीदा था ना, वो क्या किया जा सकता है, आप उसकी भी वैल्यू लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो ताकि उसमें से, अच्छा फिर इस तरह ही तैयार माल, फिनिश गुड जो है, कीमतें फरोख्त पर ज़कात है। अब मेरा कपड़ा बन चुका होगा, अभी मैंने मार्केट में भेजा नहीं है, लेकिन मेरी फैक्ट्री में पड़ा, वो गोदाम में पड़ा हुआ है, वो फिनिश गुड्स हैं, वो कितने का बिक सकता है, वो भी मैं उसको भी ज़कात के अंदर कैलकुलेट करूंगा। ऐसे ही जेर तकमील माल, जिसको वर्क इन प्रोसेस कहते हैं, WIP कहते हैं ना, वर्क इन प्रोसेस। ठीक है, तो मौजूदा कीमत, एक तो अभी कितने का बिक सकता है, कीमत खरीद प्लस जायद खर्च पर ज़कात है। यानी वर्क इन प्रोसेस का पता कैसे चलता है कि देखो मैंने खरीदा इतने का था और इसके ऊपर मैंने इतना काम कर चुका हूँ, इतना मेरा खर्च आ चुका है, तो इसका मतलब है कि ये अब उसकी क्या बन गई है, इसकी वैल्यू बन गई है, तो मैं उस पर क्या करूंगा, ज़कात जो है उसको भी मैं शामिल करूंगा। ऐसे ही वेस्टेज भी होती है, खराब माल अगर बेचने की नीयत से हो, तो आपको पता है कि बहुत सी ऐसी फैक्ट्री के अंदर जो माल होता है जिसको आप क्या करते हो, आप बेच देते हो कि जी ये क्या नहीं होगा उसमें से, तो वो भी बिकता है। इवन बेकरीज के ऊपर आपके ये जो होती हैं, आपको पता है ब्रेड्स वगैरह एक्सपायर हो जाती हैं, और चीजें होती हैं, ये बिकती हैं बाकायदा, मछलियों की खुराक के लिए वो होती हैं, वो 10-10 लाख, 15-15 लाख महीने का जो है ना उसका क्या निकल रहा होता है, तो वो भी क्या होंगी, वो उसको भी हम देखेंगे कितने की ज़कात, उसको भी हम वो करेंगे। खराब माल डंप जाया करने के रिफाई इस्तेमाल की नीयत तो ज़कात नहीं है। मिसाल के तौर पे ऐसा माल है जो आप बेच ही नहीं सकते हो, आप कहते हो यार ये नहीं बिक सकता मार्केट के अंदर, या इसको मैं किसी रिफाई काम के अंदर दे दूंगा, तो फिर उसमें से क्या होगा। जेर तकमील की मिसाल यह है कि अभी कुछ कपड़ा बना है, कुछ बन रहा है, जो आपका क्या है कपड़ा, जेर तकमील जो है कपड़े का, या एक बंदा एक खातून है जो क्या करती है, मिसाल के तौर पे कशीदाकारी का काम करती है, तो अभी क्या है, मिसाल के तौर चादर के ऊपर काम कर रही है, या ये जो शादी के जोड़े बनते हैं, 2-2 लाख 2.5-2.5 लाख का जोड़ा होता है, तो आपको पता है उस पर काम चल रहा होता है। अब वो उसके ऊपर जो है, अभी वो जोड़ा जो है, एक जोड़ा जिस पर 2.5 लाख का या 3 लाख का जोड़ा है, लेकिन अभी वो आधा बना हुआ है, अभी इससे ज्यादा वो नहीं बना हुआ, तो उसको भी हम क्या करेंगे। ठीक है जी, तो ये अब उसमें से आ गया। इसी तरह ही क्या आ गया, वो माल जिसमें सनती इदारा अपनी चीज प्रोडक्ट पैक करके फरोख्त करता है और वो चीज खुद नहीं बनाता, बाहर से लेता है, कीमतें फरोख्त पर ज़कात है। देखो बहुत सा ऐसा मटेरियल पड़ा हुआ होता है जिसपे क्या करते हैं, आप बेचते हो ना, आपके पास कार्टन्स होते हैं, कार्टन्स वगैरह जो हैं, ठीक है, सनती इदारा अपनी चीज प्रोडक्ट पैक करके फरोख्त करता है, वो चीज खुद नहीं बनाता, बाहर से लेता है, तो कीमतें फरोख्त पर ज़कात होगी। कि वो आप बहुत से लोग 10-10 लाख रुपए की क्या खरीदा हुआ होता है, पैकिंग मटेरियल खरीदा हुआ होता है 10-10 लाख रुपए का, तो वो भी पड़ा हुआ होगा, तो वो भी आपकी क्या है, क्योंकि वो भी उस पैकिंग मटेरियल के साथ ही बिकना है ना, वो जो भी आपकी चीज होगी, तो उसके ऊपर भी ज़कात निकाली जाएगी उसमें से। अच्छा, खदमात सर्विसेज जो होती हैं, उसमें से क्या होती हैं, कंपनी सिर्फ खिदमत यानी सर्विस फराहम करती है, तो आमदनी करेंसी पर ज़कात है। अगर आप सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो आपके पास कैश पड़ा हुआ होगा आप उसके ऊपर क्या करेंगे। खिदमत सर्विस के साथ किसी कुछ हिस्सी या फरोख्त, मसलन ऑयल वगैरह, तो ऐसी चीज़ों की कीमतें फरोख्त पर ज़कात होगी, क्योंकि उसको भी क्या किया जाएगा। उस सूट की भी आप क्या करोगे, वो वर्क इन प्रोसेस है, तो उसकी भी लगाओगे कि इस वक्त ये कितने का बिक सकता है, वो सूट जो है, जो आप शादी का सूट बना रहे हैं, तो उसको भी आप क्या करेंगे, उसको भी वो देखेंगे। अच्छा जी, ऐसे ही तिजारत है, ट्रेडिंग वगैरह की आपके उसमें से आती हैं। असासे का कारोबार सेटअप चलाने के लिए, यानी ठीक है ना, जो असासा आप आपके पास क्या होता है, तिजारत के लिए आपने कुछ पैसा रखा हुआ है, जिससे आप क्या कर रहे हैं, रनिंग आपकी वो चल रही है, ठीक है ना, रनिंग उसमें से, तो असासे का कारोबार सेटअप चलाने के लिए है। जो सेटअप आपके महीने का खर्चे वगैरह जो हो रहे होते हैं, वो उसमें क्या नहीं होगी, उस पर ज़कात नहीं होगी, जो फैक्ट्री के अंदर बैठा हुआ असासा खुद सामान्य तिजारत है, यानी आम काबिल फरोख्त रनिंग स्टॉक जो होता है, रनिंग स्टॉक जो चल रहा होता है, तो वो सामान है। ठीक है, जो रनिंग स्टॉक जो आप चला रहे होते हैं उसमें से, ऐसे ही फंसा हुआ सामान डेड स्टॉक होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जिनकी फैक्ट्री के साथ है,
तो वो उसमें से जो अगर वो पूछना चाहेंगे तो उसके ऊपर हम वो कर लेंगे, बात कर लेंगे, क्योंकि इसमें से अक्सरियत की वो नहीं होती है, तो इसमें से। अच्छा, आपने अगर किसी को कर्ज दिया हुआ है, आपने किसी को कर्ज दिया हुआ है, तो क्या उस पर जक़ात होगी? जी हाँ। कर्ज, लोन जो है, कुल रकम पर जक़ात है। आपने किसी को 50 लाख कर्जा दिया हुआ है और आपको उम्मीद है कि मुझे मिल जाएगा, तो आप 50 लाख पे हर साल जक़ात निकालेंगे। आप उस पर जक़ात निकालेंगे। आप कहेंगे मेरे तो यूज में नहीं है, तो भाई यूज में ना भी होती, अगर आपके अकाउंट में पड़ी होती तब भी क्या था? ठीक है ना? तो उसके ऊपर भी क्या थी, आपने जक़ात अदा करनी थी। ऐसे ही रिसीवेबल्स, आप कोई चीज बेचते हो, अभी आपको मिली नहीं है। जैसे होता है, जो लोग कारोबार करते हैं, आपको पता है, आप बहुत सी चीजें मार्केट के अंदर आपने पैसे क्या किए हुए होते हैं, ठीक है, उनको आप बेच दोगे। तो आप जब वो बेचते हो, तो उसमें से क्या मिल रहा होता है आपको? जो है उसमें पैसे, मैंने मिसाल के तौर पे 10 लाख का माल बेचा हुआ है, लेकिन पैसा मुझे मिलने की पता है, मुझे मिल जाएगा, तो रिसीवेबल्स होते हैं। तो ये भी आपका एसेट्स होते हैं, रिसीवेबल्स जो होते हैं। तो उस पर भी आप जक़ात निकालें। मिलने की उम्मीद है तो कुल रकम पर जक़ात है, मिलने की उम्मीद नहीं है, यानी बैड डेट्स जो कहते हैं, तो फिर जक़ात नहीं है। बाद दफा होता है ना, बाद लोग होते हैं, वो कहते हैं यार करोड़ रुपए का सामान दिया हुआ है लेकिन फंस गया है, अब नहीं मिलता मुझे, करोड़ रुपया जो है मेरा फंस गया है और मुझे नहीं मिलेगा, तो फिर जक़ात नहीं है। लेकिन अगर आपको मिलने की उम्मीद है, तो फिर आप उस पर जक़ात अदा करेंगे। ऐसे ही अगर आपने पेबल्स हैं, आपने जो खुद अदा करने हैं, ठीक है ना, जो आपके ऊपर लाइबिलिटीज हैं, जो आपकी लाइबिलिटीज होती हैं जो आपने अदा करनी है, उनको आप क्या करते हो? माइनस करते हो। ठीक है ना? मिसाल के तौर पे फौरी वाजिबुल अदा अदा है, ठीक है ना? तो मिसाल के तौर पे मैंने मेरे अभी आपके इस सवाल में देख रहा था, देखो, मेरे पास समझो 20 लाख रुपया पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने लोगों का क्या करना है? लोगों का मैंने 15 लाख रुपया देना है। तो अब क्या होगा? मैं 5 लाख पे जक़ात निकालूंगा सिर्फ। मैं 5 लाख पे जक़ात निकालूंगा, मैं 20 लाख पे जक़ात नहीं निकालूंगा, क्योंकि 20 लाख तो मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने 15 लाख लोगों का देना है, तो मैं माइनस करूंगा उसको, निसाब से उसको मिन्हा किया जाता है। ये फौरी वाजिबुल अदा जो होते हैं। अच्छा, वस्त मुद्दती कर्ज और अक़सात में अदायगी है। अच्छा, कुछ चीजें होती हैं जो आपने एक ही साल में अदा नहीं करना होता, आपने 3 सालों में कर्जा अदा करना है, 5 सालों में अदा करना है, ठीक है ना? तो आप क्या करते हैं कि जी उसमें से, तो ये आप क्या करते हैं, कहते हैं इस माह का कर्ज मिन्हा, जैसे कि आपने थोड़ा थोड़ा करके अदा करना है, तो आप क्या करेंगे? जो इस मंथ के अंदर जो मैंने अदा करना था, मैं उसको क्या कर लूंगा? माइनस कर लूंगा अपनी उसमें से। जैसे कि ये फैक्ट्री ओनर्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, या एक आम आदमी है, उसने एक गाड़ी खरीदी हुई थी, एक गाड़ी खरीदी हुई है, और उसने इस महीने 1 लाख रुपया किस्त अदा करनी है, तो वो क्या करेगा? वो 1 लाख को क्या करेगा? वो माइनस करेगा अपनी उसमें से। ठीक है ना? मेरे पास समझो 4 लाख रुपया पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने गाड़ी की 1 लाख किस्त अदा करनी थी, तो अब मैं 3 लाख पर जक़ात अदा करूंगा। मैं क्या नहीं करूंगा? मैं 4 लाख पे जक़ात अदा नहीं करूंगा। तो ये उसमें से जो है ना, ऐसे ही तिजारती कर्ज वगैरह होते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री ओनर्स जो होते हैं, ये कर्जे लेते हैं, अरबों रुपया कर्जा लेते हैं, बराए बिल्डिंग मशीनरी वगैरह, ये लोग निसाब से मिन्हा नहीं करेंगे। ठीक है ना? हाँ, माल तिजारत के लिए लिया हुआ है, अगर उन्होंने माल है तो मुकम्मल निसाब से मिन्हा किया जाएगा, उसको तो वो करेंगे। लेकिन बिल्डिंग बनाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, वो क्या करते हैं फैक्ट्री ओनर्स, आपको पता है, 20-20 करोड़ रुपया, 25-25 करोड़ रुपया क्या किया हुआ होता है इन्होंने, वो लेते हैं, कर्जा लेते हैं। तो इन पे तो सारी जिंदगी का भी ज़कात आएगी ही नहीं, अगर ये माइनस करना शुरू कर दें। ठीक है? तो हर फैक्ट्री ओनर कहेगा कि मैं तो क्या हूँ, मैं तो 20 करोड़ का मकरूज हूँ, मैं तो 25 करोड़ का मकरूज हूँ। भाई आपने जो बिल्डिंग या मशीनरी वगैरह के लिए जो कर्जा लिया हुआ, उसको आप माइनस नहीं करेंगे। हाँ, जो आपकी रनिंग वो चल रहा है माल तिजारत वगैरह के लिए, अगर वो चीज़ें जो आपके लिए डे टू डे ऑपरेशंस के लिए और आपकी वो चल रहे हैं, तो उसको आप क्या करेंगे? उसको आप मिन्हा करेंगे बाकी सारी चीज़ों के साथ जो है। तो ये उसमें से आ जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, इसी तरह मिलने की उम्मीद नहीं थी, यानी बैड डेट्स हैं, ज़कात नहीं है। अगर बाद में किसी भी वक्त वसूल हो जाए, तो भी गुज़िश्ता सालों की ज़कात लाजिम नहीं है। एक पैसा था जो आपको मिलने की उम्मीद ही नहीं थी, आपने कहा यार बस डूब गया पैसा मेरा, पैसा डूब गया है, लेकिन उस बंदे को खुदा खौफी हुई, उसने 10 सालों बाद आपको क्या कर दिया? वापस कर दिया। तो अब आपके ऊपर 10 सालों की ज़कात नहीं आएगी, वो जो पिछले जो उसमें से थे। अच्छा जी। इसी तरह ही आ गया जी शेयर्स के ऊपर ज़कात जो है। शेयर्स आपके दो किस्म की वो आते हैं।
शेयर सालाना नफे के लिए रखे हैं, इसको डिविडेंड्स कहते हैं। आपको पता है कि हर साल बाद क्या होता है, कंपनीज क्या करती हैं, अपनी वो निकालती हैं, एनुअल रिपोर्ट होती है, उस एनुअल रिपोर्ट में बताया जाता है कि आपको इतने हम क्या करेंगे, डिविडेंड दिया जाएगा। तो अगर आपने डिविडेंड के लिए लिया हुआ है, आप कहते हैं कि मुझे हर साल प्रॉफिट लूंगा उसके ऊपर, तो अगर कंपनी के असासों में से हम वाले ज़कात अलग हो सकते हैं, तो उनकी मुतनासिब कीमत पर ज़कात होगी, वरना कुल कीमत फरोख्त पर एहतियात ज़कात अदा करना ज़रूरी है। एहतियात इसी में होती है कि आप लोग नहीं कर सकेंगे उसको, कि आप कोशिश ये किया करो कि जितने आप जो शेयर की प्राइस है ना, जो मार्केट के अंदर प्राइस चल रही है, उसके ऊपर आप ज़कात अदा कर दिया करें। ठीक है ना, उसके ऊपर इसके अंदर भी आप यही काम करें, क्योंकि आप ये कर नहीं सकेंगे। हाँ, जो बंदा एक्सपर्ट है, जो ये कर सकता है कि बिल्डिंग में कितना खर्च हुआ है, मशीनरी में कितना खर्च हुआ है, और जो जक़ात, जो हम जो एसेट्स, जो जक़ात वाले एसेट्स हैं जिन पे जक़ात आती है, उसको वो इलादा कर सकता है, तो फिर तो उसके लिए एक वो होगा। लेकिन आपके पास जो शेयर्स हों, तो जितने के शेयर्स हों आप उस पर जक़ात अदा कर दो। अगर कैपिटल गेन के लिए लिए हुए तो उसमें तो हर हाल में आपने कीमत फरोख्त के ऊपर, कि वो मार्केट में कितने के बिकेंगे। ठीक है ना, तो ये इसमें से एक वो होगी उसमें से। ठीक है ना, तो ये इसमें से एक जो थी, ये हमारे पास क्या था, ये मैंने आपके सामने एक चीज वो रख दी। अब मैं कुछ चीजें आपको जुबानी वो बताता हूँ। मिसाल के तौर पे आप कहते हो, ठीक है ना, कि जी आप कहते हो इस चीज के ऊपर कि जी ये हमारे पास जो जक़ात की, मिसाल के तौर पे मैंने प्लॉट लिया हुआ है, ठीक है ना, प्लॉट लिया हुआ है, तो मैं उसको कैसे वो करूंगा, या मैं जक़ात की कैसे कैलकुलेशंस में कैसे करता हूँ उसमें से। ठीक है ना, तो ये एक हम क्या कर लेते हैं कि मिसाल के तौर पे आप ये ज़कात का आप खुद अपना एक वो कर लेते हो। ठीक है ना, तो आप, हाँ, अपनी वो खुद वो देखते हो, सोना जिस शक्ल में और किसी मकसद के लिए हो। मिसाल के तो सोने की आपने कहा 50,000 है, उन्होंने एक फर्जी रकम वो की हुई है। ठीक है ना, ये एसेट्स को वो कर रहे हैं। चांदी चाहे किसी शक्ल में भी हो, मिसाल के तौर पे 5800 की चांदी है। नकदी, हाथ में बैंक बैलेंस, किसी के पास अमानत उधार दिया गया, या नकद माल पार्टियों पर बकाया वगैरह जो हुआ है, वो 60,000 यानी वो था, जो थे उसमें से मिसाल के तौर पे हाथ में पड़ी थी 1 लाख थी, जो पार्टीज ने देना था आपको 60,000 देना था। गैर मुल्की करेंसी, उसका रेट लगाएंगे तो 1,000 की, बॉन्ड की सूरत में 8,000 है, शेयर की सूरत मार्केट वैल्यू 1 लाख के हैं। प्रोविडेंट फंड अगर वसूल हो गया है, प्रोविडेंट फंड जो आपने कंपनीज का, आपको पता होता है कि प्रोविडेंट फंड अगर आपने वसूल कर लिया है तो 2 लाख आपको मिल गया था। बचत सर्टिफिकेट्स वगैरह, मतलब एनआईटी यूनिट्स वगैरह आपने खरीदे हुए थे। ठीक है ना, वो एक अलग मसला है कि खरीदना जायज़ है या नाजायज़ है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप उसके जिनके मालिक हैं, ये हम उसकी बात कर रहे हैं। ऐसे ही बचत एनडीएफसी के जो हैं, ऐसी एफईबीसी सर्टिफिकेट, बचत सर्टिफिकेट, इसी तरह ही। और इंश्योरेंस पॉलिसी में अपनी जमा शुदा रकम, जो आपने इंश्योरेंस पॉलिसी अगर ली हुई है, आपने उतनी जितनी आपने अमाउंट जमा करा चुके हो, आपने उतने के आप मालिक हो। मुस्तकबिल किसी मकसद, मसलन शादी हज वगैरह के जमा रकम, वो उसको भी आप ऐड करोगे। ठीक है, फिर सामान्य तिजारत, खाम माल की मालियत, तैयार माल का स्टॉक, बेचने की नीयत से ली गई जमीन, कारोबार में शराकत की हुई है, तो ये आपके टोटल एसेट्स बन रहे हैं। ये देखो, ये एसेट्स बन गए आपके। लाइबिलिटीज क्या होंगी, अगर आपने किसी से कर्जा लिया हुआ है, बीवी का महर अगर अदा नहीं किया हुआ, ठीक है ना, और आपकी नीयत है कि मैं अदा करूंगा इसी साल जो है, तो फिर आप क्या कर रहे हो उसको। ठीक है ना, अगर बीवी का हक महर अदा नहीं किया हुआ और आपकी नीयत है, अगर आपकी नीयत ही नहीं है देने की, तो फिर मसला जो है ना वो उसमें से। ठीक है ना, अच्छा, ऐसे ही जो कमेटी के बकाया जात जो होते हैं, जो कमेटियां आपने डाली हुई होती हैं, उसको माइनस करोगे। अच्छा, पार्टियों की पेमेंट्स जो है, मुलाजमीन की तनख्वाहें जो हैं, गुज़िश्ता सालों की ज़कात जो अदा नहीं की गई, ये आपकी लाइबिलिटीज हैं। एसेट्स में से आप लाइबिलिटीज को क्या करोगे, माइनस करोगे, और टोटल आपके पास जो एसेट्स आ जाएंगे, उसको आप 40 पे डिवाइड करोगे, तो वो आपकी क्या बन जाती है, ज़कात बन जाती है। ये बेसिकली एक वो था। ठीक है ना, अब आते हैं जी, आप प्लॉट्स खरीदते हैं, जो आपने प्लॉट्स खरीदे हुए होते हैं। प्लॉट्स के अंदर मसला ये है कि अगर आपने सिर्फ फाइल खरीदी हुई है, और एक्चुअल उसका कोई वजूद मौजूद नहीं है किसी भी जगह के ऊपर, तो उसमें क्या किया जाएगा, जितने आप पैसे जमा करा चुके होगे प्लॉट्स की, उतने के ऊपर आप क्या करोगे, जक़ात निकालोगे ही निकालोगे, चाहे आपने किसी भी नीयत से प्लॉट खरीदा हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि वो प्लॉट नहीं है अभी जो है, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा आपने खरीदा हुआ है। प्लॉट, याद रखो, ये मैं मसला आपको बताता चलूं, ये फाइलों का कारोबार जायज नहीं होता। जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो ये फाइलों का कारोबार चल रहा है,
ये सिर्फ कागज की बय हो रही होती है। उसके पीछे कोई एसेट्स नहीं होते हैं, कोई चीज मौजूद नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामाबाजी होती है कि इसके पीछे जी प्लॉट्स पड़े हुए हैं, फलां पड़ा हुआ है। प्लॉट्स उनके पास 100 होते हैं, फाइल उनने 1000 निकाली हुई होती है। और उनकी भी, उनको भी पता होता है, खरीदने वालों को भी पता होता है कि हमने कोई वो नहीं करना। ठीक है ना? तो आप क्या करोगे, उसको भी जो है वो आपने जितनी अमाउंट दी हुई है, हाँ अगर वो बैलेटिंग हो गई है और उसमें से अगर वो हो चुका है, आप प्लॉट नंबर अलॉट हो चुका है, तो फिर अब हम देखेंगे कि आपकी नीयत क्या है। क्या आपने उसको तिजारत की नीयत से खरीदा था, या घर बनाने के लिए खरीदा था, या जो भी था? अगर तिजारत की नीयत से खरीदा है तो फिर उसकी मार्केट वैल्यू के ऊपर ज़कात निकालोगे। अगर आपने घर के लिए लिया हुआ है या बच्चे को गिफ्ट करने के लिए लिया हुआ है, तो फिर उस पर ज़कात नहीं आएगी। तो ये फाइलों की। आपके पास 2 घर हैं, 3 घर हैं, आपका किराया आता है, तो जो किराया आपके पास आ रहा होगा वो उस, अगर साल के एंड के ऊपर जो आप अब देखोगे, अगर कुछ पैसे बचे हुए हैं तो उस पर ज़कात आएगी, वरना नहीं आएगी। ठीक है ना? तो उसमें से, ठीक है ना, डीएचए की फाइल्स के ऊपर भी बहुत से वो हैं। डीएचए 13 किस जगह के ऊपर है? डीएचए की फाइल तो बहुत पुरानी है। डीएचए 13 तो पता नहीं कितने साल हो चुके हैं। वो कहाँ है डीएचए 13? इस वक्त मुझे कोई बताए कि डीएचए 13 किस जगह है। वो तो उनको भी नहीं पता कि डीएचए 13 है किस जगह के ऊपर है। कभी वो कहते हैं कि ठोकर के ऊपर है लाहौर के अंदर, कभी कहते हैं कि फलां जगह के ऊपर है। वो फाइल 45 लाख के ऊपर गई थी, आजकल वो 5 मरले की फाइल जो है 17 लाख की बिक रही है, लोग बेच रहे हैं। और किसी को पता नहीं है कि भाई वो होगा किधर, मिलेगा मुझे, कब मिलेगा, क्या होगा। 9-10 साल से तो मेरे ख्याल में लोगों की फाइलें फंसी हुई हैं। और आइंदा भी कोई पता नहीं है कि आइंदा कितने सालों के अंदर वो मिलेगी। तो ये जो है ना, इसलिए ये फाइलों की जो चक्कर है ना, इससे अपने आप को बचाइए जो है। ठीक है जी। तो ये एक वो हो गया था। अब किसी के क्वेश्चंस वगैरह अगर होंगे तो मुझे बता दें कि क्वेश्चंस वगैरह आपके पास टाइम है, तकरीबन आधा घंटा जो है, हम 10 बजे तक हम वो लेंगे उसमें से। तो बारानी जमीन वगैरह जो आपके पास, जो आपके जमीन, जरी जमीन पड़ी हुई होती है फलां, उस पर ज़कात नहीं होती है। वो जिस पे आप वो लगाते हैं, अगर आपने इसी तरह ही जो चीज़ आपको विरासत में मिली हुई है, विरासत में मिसाल के तौर पर जमीन मिल गई थी, अगरचे आप अभी नियत भी कर लो उसको बेचने की, तब भी उस पर ज़कात नहीं है। ठीक है ना? विरासत के अंदर जो जमीन आपको मिली थी। ठीक है, हाँ विरासत में अगर आपको कैश मिला है, सोना मिला है, आपने वसूल कर लिया है, तो उस पर आप ज़कात दोगे। जो भी है, जिस प्लॉट को भी बेचने की नीयत है, उसको क्या करेंगे, उसके ऊपर उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से ज़कात निकाली जाएगी। कि अगर मैं इस वक्त मार्केट के अंदर इसको बेचता हूँ तो ये कितने का निकल जाएगा प्लॉट जो है। तो वो उसमें से, मैं मिसाल के तौर पे मैंने प्लॉट रखा हुआ, मैं हज करूंगा, तो मैं उस पर क्या करूंगा, बेच के हज करूंगा ना। तो मैंने हर साल उस पर क्या करनी है, ज़कात अदा करनी है। ज़कात अदा करनी है। अगर वो कैश नहीं है तो किसी से 1-2 रुपए होंगे तो किसी से कर्जा लेकर या किसी तरीके से भी क्या करे, वो अपनी ज़कात अदा करता रहे। या सोने को थोड़ा बहुत बेचे और फिर ज़कात अदा करे। सोने को बेच के ज़कात अदा करेगा, फिर उसमें से जो है। ठीक हो गया जी, ये चीज़ में से थी।